हेलो स्टूडेंट्स, इस बेहद एनर्जेटिक और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मिशन एकदम क्लियर है। आने वाले नीट एग्जाम के लिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से मास्टर करना। बायोलॉजी का ये एक ऐसा चैप्टर है जो हाई स्कोरिंग भी है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी। अब देखिए, एग्जाम में बस लगभग 1 महीना ही बचा है, तो स्ट्रेस लेने का टाइम तो लिटरली जा चुका है। इस वक्त हमें चाहिए एक लेजर शार्प फोकस और एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट। हमें सिर्फ ऑन हाई यील्ड फैक्ट्स पर अटैक करना है जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम उस भारी भरकम थ्योरी को बहुत ही आसान और विजुअल तरीके से डिकोड करने वाले हैं। तो आज के इस हाई स्पीड रिवीजन का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन मैप, फिर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एक रैपिड फायर PYQ क्विज और लास्ट में 30 दिन का एकदम सॉलिड स्टडी प्लान। चलिए सीधे शुरू करते हैं। सेक्शन 1, डीएनए रेप्लिकेशन विजुअल मैप। इस प्रोसेस को अगर विजुअलाइज करें तो सबसे पहले हेलिकेज आता है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़कर डीएनए को अनवाइंड करता है। अब इमेजिन कीजिए जैसे एक गीली चादर को दोनों तरफ से पकड़कर निचोड़ रहे हों। पीछे कैसे टेंशन और कॉइलिंग हो जाती है? टोपोआइसोमरेज बिल्कुल उसी सुपर कॉइलिंग की टेंशन को रिलीज करता है। फिर SSBP दोनों स्ट्रैंड्स को वापस चिपकने से रोकता है, प्राइमेज RNA प्राइमर लगाता है और फाइनली एंट्री होती है DNA पॉलीमरेज 3 की, जो नई स्ट्रैंड बनाता है। और लास्ट में लाइगेज एक मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह आकर सारे गैप्स को सील कर देता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, रेप्लिकेशन के टाइम जो 9 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं वो हमेशा 3 फॉस्फेट्स क्यों लेकर आते हैं? इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। इनका डबल रोल होता है। एक तो ये बॉन्डिंग के लिए 3' OH ग्रुप देकर सबस्ट्रेट का काम करते हैं और दूसरा अपने 2 फॉस्फेट्स को रिलीज करके बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी एनर्जी भी खुद ही ले आते हैं। सोचिए, एकदम किसी सेल्फ सफिशिएंट बैटरी की तरह। रेप्लिकेशन फोक पर जो प्रोसेस होता है वो सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। जो स्ट्रैंड फोक की तरफ बिल्कुल स्मूथली और लगातार बनती है उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और जो दूसरी स्ट्रैंड फोक से दूर रुक कर छोटे छोटे टुकड़ों में बनती है वो लैगिंग स्ट्रैंड होती है। इन्हीं छोटे टुकड़ों को हम फेमस ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। तो इस पूरी कहानी में असली हीरो कौन है? स्क्रीन पर दिख रहे इस टेबल को देखिए। इन तीनों पॉलीमरेज एंजाइम्स में से मेन वर्कहॉर्स है DNA पॉलीमरेज 3। इसकी स्पीड लिटरली माइंड ब्लोइंग है, 2000 बेस पेयर प्रति सेकंड। वहीं पॉलीमरेज 1 का काम बस इतना है कि वो प्राइमर को हटाए और उस गैप को भर दे। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट रूल्स। प्रोकैरियोट्स का DNA बहुत छोटा और गोल यानी सर्कुलर होता है, इसलिए वहां सिर्फ एक सिंगल ओरिजिन पॉइंट से काम चल जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स का DNA वो तो बहुत लंबा और लीनियर होता है। अगर उसे एक ही जगह से खोलना शुरू किया तो सालों लग जाएंगे। इसीलिए यूकैरियोटिक DNA में हजारों ओरिजिन पॉइंट्स होते हैं। इसे एक हाइब्रिड मॉडल की तरह समझ सकते हैं, जहां कई जगहों से एक साथ काम शुरू हो जाता है। नीट एग्जाम के नजरिए से कुछ सिली मिस्टेक से बचना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सबसे बड़ी गलती ये मान लेना है कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीच में न्यूक्लियस की दीवार होती है और mRNA को बाहर आने से पहले स्प्लाइसिंग से गुजरना ही पड़ता है। इसके अलावा ये भी एकदम रट लेना है कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी हमेशा 3' से 5' डायरेक्शन में ही होती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, डिकोडिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन की पूरी प्रोसेस बस 3 सिंपल स्टेप्स में बटी है। यहाँ सबसे मजे की बात यह है कि सिग्मा फैक्टर सिर्फ एक टेम्परेरी गाइड का काम करता है। वो RNA पॉलीमरेज का हाथ पकड़कर उसे प्रोमोटर तक लाता है, इनिशिएशन करवाता है और फिर टाटा बाय बाय। इलॉन्गेशन की पूरी हैवी लिफ्टिंग RNA पॉलीमरेज को अकेले ही करनी पड़ती है और आखिर में टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर आकर इस पूरे प्रोसेस पर ब्रेक लगा देता है। स्प्लिट जीन्स का ये कॉन्सेप्ट सच में ब्रिलियंट है। क्या ये बात हैरान नहीं करती कि हमारे यूकैरियोटिक DNA का 98% से ज्यादा हिस्सा कोई प्रोटीन ही नहीं बनाता? इन नॉन कोडी रीजन्स को इंट्रॉन्स कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के बाद स्प्लाइसिंग प्रोसेस में इन इंट्रॉन्स को लिटरली काट कर डस्टबिन में डाल दिया जाता है और सिर्फ वो 2% काम के हिस्से यानी एक्सॉन्स को ही संभालकर आपस में जोड़ा जाता है।
चलिए अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की। ये एकदम किसी हाई टेक फैक्ट्री असेंबली लाइन जैसा है। एमआरएनए छोटी राइबोसोमल यूनिट पर जाकर सेट होता है, टीआरएनए अमीनो एसिड्स को उठाकर लाता है और आरआरएनए, जो कि यहाँ एक एंजाइम का काम कर रहा है, वो 2 अमीनो एसिड्स के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। और ये असेंबली लाइन तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई नॉनसेंस स्टॉप कोडॉन आकर प्रोसेस को रोक ना दे। चलिए अब थ्योरी से सीधा एप्लीकेशन पर जंप करते हैं। सेक्शन 4 रैपिड फायर पीवाईक्यू क्विज। पहला सवाल स्क्रीन पर है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ओरिजिन से जुड़ा बहुत ही क्लासिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आरएनए को ही सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्यों माना जाता है और फिर बाद में डीएनए ने उसकी जगह क्यों ले ली? लॉजिक एकदम क्लियर है। आरएनए एक गजब का मल्टीटास्कर था। वो जेनेटिक मटेरियल भी था और एंजाइम यानी कैटलिस्ट भी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी ये कैटालिटिक पावर ही उसे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बनाती थी। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए हमें कुछ सॉलिड, कुछ स्टेबल चाहिए था। इसीलिए इवोल्यूशन के थ्रू डीएनए पिक्चर में आया। थायमीन और डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर ने डीएनए को वो ज़रूरी केमिकल स्टेबिलिटी दी और उसने खुद को रिपेयर करना भी सीख लिया। दूसरा सवाल जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से डायरेक्ट पूछा गया, फैक्ट है, हमारे ह्यूमन जीनोम में वो कौन सा क्रोमोसोम है जिसके पास सबसे ज़्यादा जीन्स होते हैं? बिल्कुल सही, इसका जवाब है क्रोमोसोम 1। इसमें पूरे 2968 यानी 2968 जीन्स मौजूद होते हैं। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसकी सीक्वेंसिंग सबसे आखिर में जाकर कंप्लीट हुई थी। ये एक ऐसा नंबर है जिसे एग्जाम के लिए पक्का याद कर लेना चाहिए। और हमारा तीसरा और आखिरी क्विज सवाल, यूकैरियोट्स में एक इमैच्योर एमआरएनए को मैच्योर बनाने के लिए कौन से स्पेसिफिक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स से गुजरना पड़ता है? जवाब है ये 3 एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल स्टेप्स, 5 प्राइम एंड पर कैपिंग, 3 प्राइम एंड पर टेलिंग और बीच के इंट्रॉन्स को हटाने के लिए स्प्लाइसिंग। जब तक ये तीनों काम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते, एमआरएनए को न्यूक्लियस के बाहर कदम रखने की परमिशन बिल्कुल नहीं मिलती। फाइनली सेक्शन 5, हमारा 30-डे फाइनल स्टडी प्लान। अब देखिए, एग्जाम से पहले एक रूल एकदम पत्थर के लकीर होना चाहिए। अगर कोई दिन में 17 घंटे भी सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा है लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दे रहा, तो उस पढ़ाई का आउटपुट 0 है। असली नॉलेज टेस्ट करने से ही एग्जाम निकलता है। हर दिन एक फुल मॉक टेस्ट देना ही देना है, नो एक्सक्यूजेज। तो इस कोट को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अगर 30 दिन बचे हैं तो 30 टेस्ट देने ही हैं। क्या ये सख्त रूटीन ही वो मेंटल कंडीशनिंग है जो नीट को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्रैक करने के लिए चाहिए? फॉर श्योर। अच्छा, स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम लिंक बायो में मौजूद है, उसे जरूर चेक कीजिएगा। और ऐसे ही हाई यील्ड रिवीजन के लिए नीट एनिमेटेड हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर की सारी लर्निंग्स को अपने अगले मॉक टेस्ट में जरूर अप्लाई कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।